नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम बात कर रहे हैं कक्षा 9 की पूरक जो पाठ्य पुस्तक है कृतिका, उसकी हमने जो इसकी पाठ्य पुस्तक है, मुख्य जो पाठ्य पुस्तक है क्षितिज, उसमें हमने गद्य भाग और पद्य भाग के बहुत से चैप्टर्स हमने पढ़े हैं। आज हम बात कर रहे हैं ये जो बुक है कृतिका, सेकंड जो पूरक जो पुस्तक है जिसमें हमको 3 चैप्टर्स पढ़ने हैं, उसकी बात हम यहाँ कर रहे हैं। तो आज हमारा चैप्टर है मेरे संग की औरतें। इसको 2 पार्ट में हम पढ़ेंगे। आज पहला पार्ट है मेरे संग की औरतें, और ये जो है इसकी लेखिका है मृदुला गर्ग। ये एक संस्मरण है। संस्मरण का मतलब है लेखिका के जीवन में घटी हुई कुछ यादें वो यहाँ लेखिका ने बताई हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या चैप्टर में बताया गया है, लेखिका कहती है कि मेरे संग की औरतें, ठीक है। कौन कौन सी औरतों के बारे में कहा गया है कि लेखिका की जो नानी थी, लेखिका की जो माताजी हैं, मम्मी हैं, ठीक है, और परदादी हैं, लेखिका की जो बहनें हैं, वो सभी क्या थी, वो लीक से हटकर चलने वाली औरतें थी। तो यहाँ पर उन महिलाओं के बारे में बताया गया है कि वो महिलाएं समाज से किस कदर अलग वो अपना मुकाम हासिल करना चाहती थी। और उस समय अंग्रेज़ों का शासन था और पुरुषों का एक तरह से कह सकते हैं आधिपत्य था, पुरुष प्रधान समाज था, ठीक है ना। महिलाओं को बिल्कुल तुच्छ दृष्टि से देखा जाता था। तो उस समाज में भी ये जो लेखिका ने अपने परिवार में जिन महिलाओं को देखा और उनसे प्रेरणा ली, ठीक है, और लेखिका जो बहनें जो थी वो भी क्या हुई, एक वो अलग प्रकार से उन्होंने अपना जीवन जिया, ठीक है ना। जो लीक में जो चल रहा था वो उन्होंने काम नहीं किया, बल्कि कुछ हटकर काम किया, अपने जीवन को कुछ अलग विशेषताएं उन्होंने दी, ठीक है ना। तो ये हम बात करना चाहते हैं इनके बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि नानी, लेखिका की जो नानी थी वो किस प्रकार से अलग थी, समझते हैं। तो यहाँ बताया गया है नानी का व्यक्तित्व। सबसे पहले बात करते हैं कि वो पारंपरिक थी, परंपराओं के अनुसार रहने वाली थी, ठीक है ना। परंपरा के अनुसार कैसे, पर्दानशीन थी, वो पर्दे में रहने वाली महिला थी, ठीक है। संस्कारों को मानने वाली थी, परिवार को साथ लेकर चलने वाली थी, ठीक है ना। भारतीय संस्कृति को अपनाने वाली थी, इंडियन कल्चर को अपनाती थी वो, और अनपढ़ थी वो, ठीक है, वो पढ़ना नहीं जानती थी, पर्दानशीन थी, और वो पारंपरिक थी, ठीक है ना। और क्या हुआ उसके बाद में कि नानी ने क्या किया कि वो मानती तो थी कि मुझे भारतीय संस्कृति को अपनाना है, ठीक है ना, अपने पति के खिलाफ मुझे बोलना भी नहीं है, ठीक है ना। तो जो नानी के जो पति थे, अर्थात लेखिका के जो नाना जी थे, वो क्या है विदेश में पढ़ने चले गए थे। जब उनका विवाह हुआ था, तो विवाह होने के कुछ दिनों बाद में वो पढ़ने के लिए विलायत चले गए। और तो वो जो नाना जी थे वो विदेशी संस्कृति को अपनाते थे, और नानी जी थी वो भारतीय संस्कृति को अपनाती थी। तो इस प्रकार से वो अपने हिसाब से उस स्वतंत्रता की भावना लेखिका के मन में थी, ठीक है, वो स्वतंत्रता को अपनाती थी, ठीक है ना। तो इसलिए वो क्या किया उसने, लेकिन वो जो पर्दानशी थी, उस पर्दानशी औरत ने, नानी ने भी क्या किया, अपने अंतिम समय में, उस नानी की जब मृत्यु होने वाली थी, तो अंतिम समय में एक शर्त उन्होंने रिक्वेस्ट की, उन्होंने निवेदन किया अपने पति से कि आप अपने मित्र को बुलाकर लाओ, ठीक है, जो आपके जो देशभक्त जो मित्र हैं उन मित्र को आप बुलाकर लाओ, प्यारेलाल शर्मा को आप बुलाकर लाओ, ठीक है। और तो सब लोग आश्चर्यचकित हो गए कि इस समय ये जो नानी है वो मरने ही वाली है, मृत्यु के निकट है, और इतने दिनों तक तो ये
इसने सबसे पर्दा रखा है, अपने पति से ठीक प्रकार से बोलती नहीं थी, शर्माती थी। लेकिन अब मृत्यु के ये समीप है, अब ये अपने पति के मित्र प्यारेलाल शर्मा से क्या बात करना चाहती है। सब लोग आश्चर्यचकित थे, ठीक है ना। तो उनको नाना जी ने भी क्या किया, समय गवाया नहीं, क्योंकि अब क्या पूछना है, क्योंकि मरने वाली है, उसकी अंतिम इच्छा तो पूरी करनी ही चाहिए। तो अपने मित्र को बुलाया, प्यारेलाल शर्मा को। तो नानी ने प्यारेलाल शर्मा से कहा कि आपको क्या करना है, मेरी जो बेटी है, ठीक है, यानी कि जो लेखिका की माँ है, उनको क्या करना है, उसके लिए एक लड़का देखना है, ठीक है। मेरे पति लड़का नहीं देखेंगे, क्योंकि मेरे पति जो हैं वो गुलामी की विचारधारा, गुलामी विचारधारा रखने वाले व्यक्ति हैं, अंग्रेजों की दास्ता रखने वाले, दास्ता की जो धारणा है वो रखने वाले हैं, ठीक है ना। तो वो अंग्रेजों की मानसिकता वाला मुझे लड़का नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो मेरी बेटी के लिए ऐसा लड़का चाहिए जो देशभक्त हो, जो भारतीय संस्कृति को अपनाए, जो स्वतंत्रता के आंदोलन में सक्रिय भागीदारी करे, ऐसा मुझे लड़का चाहिए मेरी बेटी के लिए। तो आप क्या हो प्यारेलाल शर्मा, आप एक देशभक्त हो और आप जो है एक अच्छा देशभक्त लड़का ढूंढ कर दे सकते हो, तो आपको ये जिम्मेदारी मैं सौंपती हूँ, ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्या कहा गया है कि लेखिका की नानी की भी क्या थी, स्वतंत्रता के आंदोलन में हम कह सकते हैं सक्रिय भागीदारी नहीं थी, बल्कि क्या कह सकते हैं अप्रत्यक्ष रूप से भागीदारी थी। यानी कि वो सक्रिय रूप से तो आंदोलन में नहीं भाग लेती थी, घर में ही रहती थी, अनपढ़ ही थी, लेकिन उसके मन में कुछ भावनाएं दबी हुई थी, कि देशभक्ति की भावनाएं कुछ दबी हुई थी, जिसके कारण से उन्होंने क्या किया, ऐसे लड़के का उन्होंने वो चयन करना चाहती थी जो देशभक्त हो। अपनी लड़की के लिए वो देशभक्त लड़का चाहती थी। कौन? लेखिका की नानी, ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं माता का व्यक्तित्व। माता का व्यक्तित्व कैसा था? लेखिका की जो माता थी वो उसको सम्मान प्राप्त था, ठीक है। लेखिका क्यों प्राप्त था? क्योंकि पहली बात तो वो सच बोलती थी, ठीक है, सत्य बात बोलती थी, झूठ मिला के वो कुछ नहीं कहती थी, तो सत्य बोलती थी पहली बात। दूसरी बात है किसी की गोपनीय बात को वो गोपनीय ही रखती थी, ठीक है ना। यानी कोई छुपाने वाली बात है तो उसको छुपा कर रखती थी, इधर की उधर नहीं करती थी अन्य महिलाओं के समान। तो इसके कारण से, एक तो सत्य बोलने के कारण और गोपनीय बात को छिपाने के कारण, ठीक है, वो उसी तक सीमित रखने के कारण उनको सम्मान प्राप्त था, ठीक है। सब लोग उसका सम्मान करते थे कि सच बोलती है और गोपनीय बात को इधर की उधर नहीं करती है ये, ठीक है। इन दोनों बातों के कारण उनको समाज में, परिवार में सम्मान मिलता था, ठीक है। और वो सिद्धांतवादी थी, सिद्धांतों पर चलने वाली, धर्म पर चलने वाली वो महिला थी। कौन? लेखिका की माताजी। उसका दुर्बल शरीर था। दुर्बल शरीर कैसे? कि वो जो है उसका जो पति था, लेखिका की माता का पति, यह कह सकते हैं लेखिका के पिताजी, वो कैसे थे? वो देशभक्त थे, ठीक है। उनके घर में धन का अभाव था, ठीक है, ठीक है। तो धन का अभाव था और वो क्या करते थे, खादी के कपड़े पहनते थे। तो वो जो साड़ी जो पहनती थी, खादी की साड़ी जो पहनती थी, वो क्या करती थी, उसको पहनने की जो प्रैक्टिस है वो लेखिका की माँ करती रहती थी, ठीक है ना। क्योंकि उसका शरीर पतला था, दुबला पतला शरीर था, इतनी भारी साड़ी को लेकर वो चल नहीं सकती थी। तो कई दिनों तक उसको, लेखिका की माँ को, उस साड़ी को पहनने का अभ्यास करना पड़ा। तो उसका पतला शरीर था और उसे किताबें पढ़ना अच्छा लगता था, लेखिका की माताजी को। और क्या अच्छा लगता था? किताबें पढ़ना, साहित्य चर्चा करना, ठीक है, और गाने सुनना। तो लेखिका की जो माँ थी वो क्या करती थी, उसको सम्मान प्राप्त था। क्यों? क्योंकि वो सत्यवादी थी और किसी की बात को वो इधर की उधर नहीं करती थी, सिद्धांतवादी थी, धर्म का पालन करने वाली थी, दुर्बल शरीर था उसका,
उसको किताबें पढ़ना पसंद था, साहित्य चर्चाएं करना पसंद था और उसको गाने सुनना पसंद था। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे लेखिका की माता का वैवाहिक जीवन कैसा था। ठीक है, वैवाहिक जीवन के बारे में बात करेंगे। तो लेखिका की माँ का विवाह किससे हुआ? एक देशभक्त व्यक्ति से हुआ। वो देशभक्त था और उसे आईसीएस के एग्ज़ाम में से उसको बाहर निकाल दिया गया था। ठीक है, क्यों निकाल दिया गया था? क्योंकि वो स्वतंत्रता के आंदोलन में भाग ले रहा था और अंग्रेजों ने उसे आईसीएस से बाहर निकाल दिया गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से वो एक देशभक्त से विवाह हुआ था लेखिका की माता का, और इस कारण से वो कोई उसके पास अच्छा धन का भी कोई सोर्स नहीं था, इसलिए उनके घर में धन का अभाव था, रुपया पैसा कोई जमा नहीं था उनके घर में। और लेखिका की जो माँ थी उनका ससुराल में प्रभाव था। किस प्रकार से? क्योंकि उनकी इज्जत होती थी, वो सत्य बोलती थी, इसलिए उनकी घर में, अपने घर में इज्जत होती थी, और वो इधर की बात उधर नहीं करती थी, इसलिए समाज में भी इज्जत थी लेखिका की माँ की। और उनकी बात को उनसे राय ली जाती थी किसी भी विचारों, किसी भी तथ्य पर, विचार पर, और उसकी बात को माना जाता था। इतना सम्मान था लेखिका की माँ का। ठीक है, तो ससुराल में प्रभाव था और अन्य माँओं से अलग थी वो। ठीक है, जैसे माँ क्या करती है, अपने बच्चे का पालन पोषण करती है, ठीक है ना, अपने घर में जो है उसके पति हैं या अन्य सदस्य हैं उनकी देखभाल करती है, खाना बनाती है, घर की सफाई करती है, तो इस प्रकार से वो करती है काम। लेकिन लेखिका कहती है कि मेरी जो माँ थी वो अन्य माँओं से अलग थी। कभी भी हमें इस प्रकार नहीं बताया, हमें नहीं सिखाया कि तुम्हें ये करना है, घर का काम करना है, तुम लड़कियां हो, तुम्हें घर में रहना चाहिए, खाना बनाना सीखना चाहिए, ये नहीं बताती थी। क्योंकि लेखिका की माँ थी वो भी इस प्रकार से घर का काम नहीं करती थी। क्यों नहीं करती थी? पहली बात तो ये थी कि वो एक तो कमज़ोर शरीर थी, ठीक है, उसका शरीर कमज़ोर था, और लेखिका की जो दादी है, ठीक है, वो क्या कहती थी कि हम इस कमज़ोर शरीर वाली स्त्री से कोई काम नहीं करवाएंगे। ठीक है ना, वो इस प्रकार की थी कि धोई पोंछी और छीके पर टांग दी, इतनी थी उसको। ज़्यादा काम में लेंगे तो क्या हो जाएगा वो बीमार हो सकती है, बीमार वो रहती थी। ठीक है ना, और लेखिका की माँ की जो दादी थी वो क्या कहती थी कि हम क्या करते हैं, हम हाथी से बैल नहीं जुतवाते हैं, ठीक है, हमारे पास बैल है, ठीक है, यानी जिसका काम जिसको करना चाहिए वो हमारे पास है। ठीक है, तो हम क्या है कि ये घर का काम ये नहीं कर रही है तो इससे हम नहीं करवाएंगे। क्यों नहीं करवाएंगे? क्योंकि एक तो लेखिका की माँ बिल्कुल कमज़ोर शरीर वाली थी, बीमार रहती थी, ठीक है, और दूसरी बात है कि वो सबको उस घर में आज़ादी थी कि सब अपने हिसाब से वो काम कर सकती है। ठीक है, स्वतंत्र विचारधारा वहाँ रखी जाती थी, सबके द्वारा अपनाई जाती थी। तो वो अन्य माँओं से अलग थी। किस प्रकार कि वो घर के काम को नहीं करती थी, क्या करती थी, वो किताबें पढ़ती थी पूरे दिन और साहित्य चर्चा करती थी, गाने सुनती थी, और कोई मीटिंग वगैरह होती थी, भाषा की संगोष्ठियाँ होती थी, उनमें वो भाग लेती थी। ठीक है ना, तो वो क्या करती थी, घर में बिल्कुल ध्यान नहीं देती थी। उसके बाद में देखेंगे परदादी का जीवन। ठीक है, तो हमने बात की लेखिका की नानी की, नानी अलग प्रकार से थी, और फिर हमने बात की माताजी की, और फिर हम परदादी की बात कर रहे हैं, लेखिका की परदादी। तो वो कैसी थी? जैन समाज में जो जिस अपरिग्रह की नीति को अपनाया जाता है, अपरिग्रह का मतलब है परिग्रह नहीं करना, यानी हमारे पास जितने की आवश्यकता हमको है, एक ड्रेस की हमको आवश्यकता है तो एक ही रखेंगे हम, उससे ज़्यादा हमारे पास जो भी कुछ है, चाहे वो खाने को है, चाहे वो पहनने को है, वो सब हमारे लिए क्या है, अनुपयोगी है, और उस अनुपयोगी चीज़ों को हमें दान कर देना चाहिए। ये क्या है? अपरिग्रह, यानी हमको क्या करना है, इकट्ठा नहीं करना है। ठीक है, उसी प्रकार इस नीति को लेखिका की परदादी अपनाती थी। ठीक है,
किस प्रकार अपनाती थी कि लेखिका कहती है कि मेरी परदादी के पास 2 साड़ियाँ थी और 2 से वो जब एक्स्ट्रा हो जाती थी, कोई साड़ी उसके पास एक्स्ट्रा हो गई तो वो उनको दे देती थी, दान कर देती थी। तो इसका मतलब है कि वो क्या करती थी, अपरिग्रह की नीति जो कि जैन समाज की नीति है इसको वो अपनाती थी। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, गर्भवती पतोहू के लिए उन्होंने लड़की की मन्नत मांगी थी और उस समय लड़की का जन्म एक प्रकार से पाप समझा जाता था। ठीक है, उस समय पुरुष प्रधान समाज था, तो लड़कियों का जन्म वो बड़ा ही क्या हो सकता था, लड़कियों का जीवन एक प्रकार से नरक था। या तो होते ही उनको मार दिया जाता था, लड़की कोई पैदा हुई है तो उसको मार देते थे जानबूझकर, और अगर वो पैदा हो गई है, जन्म उसका हो गया है, तो वो उसको क्या करते थे, उसको बहुत सी अपमान झेलने पड़ते थे। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं कि जब लेखिका कहती है कि मेरी जो परदादी है, तो परदादी ने क्या किया, परदादी की जो पतोहू थी, पतोहू मतलब पोते की बहू, पतोहू जब थी यानी लेखिका की माताजी, ठीक है, पोते की बहू मतलब लेखिका की जो माँ थी, उनके लिए क्या किया, उनके लिए लड़की होने की मन्नत मांगी भगवान से। मंदिर में वो जाती थी प्रतिदिन और डेली वो मन्नत मांगती थी कि इसके मेरी पोते की बहू के, पतोहू मतलब पोते की बहू को जो पहला जो बच्चा है वो क्या होना चाहिए, लड़का नहीं होना चाहिए, लड़की होनी चाहिए। ऐसी मन्नत, ऐसा प्रार्थना उन्होंने की, परदादी ने की, और वो डेली ऐसे करती थी, डेली उस मन्नत को वो दोहराती थी, और बल्कि वो उस मन्नत को उन्होंने अपने मन में ही नहीं रखा, समाज में भी जाहिर कर दिया कि मैंने ऐसी मन्नत मांगी है। तो सब लोग आश्चर्यचकित हो गए, ऐसा कैसे हो गया कि उस समाज में सब लोग लड़का चाहते थे, लड़कियों को हेय दृष्टि से, तुच्छ दृष्टि से देखा जाता था, और उस समाज में ये जो लेखिका की परदादी है वो अपने पोते की बहू के लिए उसने क्या मन्नत मांगी है कि उसका पहला बच्चा लड़की हो जाए। ठीक है ना, तो वो सब लोगों को बिल्कुल क्या हुआ, नागवार गुजरा, अच्छा नहीं लगा, ये क्या कर दिया तुमने। ठीक है ना, तो और इस प्रकार से उन्होंने लड़की होने की मन्नत मांगी, और सब जानते थे कि उस लेखिका की जो परदादी है उनका भगवान से बेतार का तार जुड़ा हुआ है, भगवान से सीधा कनेक्शन है, यानी जो भी वो बोलती थी, कहती थी, मांगती थी भगवान से, तो भगवान उसको तथास्तु कह देते थे, यानी उनकी कही हुई बात हो जाती थी, और वास्तव में हो भी गई। कैसे हुई कि जो लेखिका कि परदादी की जो पतोहू थी, अर्थात लेखिका की जो माँ थी, उसकी पहला नंबर पे क्या हो गई, लड़की हो गई, पहला बच्चा क्या हुआ, लड़की। और इस प्रकार से मन्नत पूरी हुई कि बल्कि एक लड़की नहीं हुई, बल्कि 5 लड़कियां लेखिका की माँ को हो गई, अर्थात लेखिका की जो बहनें थी वो 4 हो गई और एक लेखिका, 5 लड़कियां हो गई और एक फिर लड़का हो गया। ठीक है ना, तो इस प्रकार से कहा गया है कि उन परदादी का जो कनेक्शन है वो भगवान से जुड़ा हुआ था, बेतार का तार जुड़ा हुआ था। ठीक है ना, और इसी संदर्भ में एक बात कही गई है, एक प्रसंग दिया गया है, परदादी और चोर का किस्सा भी दिया गया है यहाँ पर। ठीक है ना, क्या कहा गया है कि एक बार क्या होता है कि ये जो लेखिका की परदादी है, उस गांव के सभी लोग, नकुड़ गांव के लोग, सभी लोग जो हैं वो क्या कर रहे थे, किसी काम से वो बाहर गए हुए थे, पुरुष लोग बाहर गए हुए थे, और जो स्त्रियां हैं, महिलाएं हैं, वो क्या कर रही थी, वो रत जगा कर रही थी। ठीक है, रात में जाग रही थी, कोई भजन वगैरह कर रही थी। तो उस समय क्या हुआ कि उस हवेली में केवल महिलाएं ही थी। ठीक है, तो वो महिलाएं रत जगा कर रही थी। तो वो परदादी जी क्या हुआ कि परदादी थक गई, उनको नींद आने लगी और वो जाकर उस कमरे में सो गई। तो उसी समय रात को क्या हुआ कि एक चोर आता है, उस हवेली में प्रवेश करता है, सेंध मार लेता है, सेंध लगा लेता है।
तो उस हवेली में जब प्रवेश किया उसने, तो उसकी भी कह सकते हैं कि बुरी किस्मत थी, उसकी किस्मत खराब थी। क्यों? क्योंकि वो जो चोर था वो उसी कमरे में घुस गया जिस कमरे में वो परदादी सो रही थी। अब क्या हुआ, तो उसको नींद ठीक प्रकार से नहीं आ रही थी, ठीक है, अच्छी नींद नहीं थी, पक्की नींद नहीं आ रही थी, कच्ची नींद आ रही थी परदादी को। तो जैसे ही उसने प्रवेश किया तो उसके चोर के पैरों की आवाज़ से उसकी परदादी की नींद खुल गई और उसने पूछा कि कौन है, ठीक है, वो सो रही थी, तो पूछा कि कौन है, तो उस चोर ने हड़बड़ा गया और उसने देखा कि यहाँ तो कोई नहीं है, सब तो रत जगा कर रहे थे, ये कौन है अंदर, डर गया चोर, ठीक है। तो उसने कहा कि मैं हूँ, तो उसने कहा, परदादी ने कहा मैं कौन, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई भी हो तो तू मुझे पानी पिला, ये काम कर, सब लोग तो सोए हुए हैं और तू मुझे पानी पिला दे, जो भी है मुझे मतलब नहीं है, ठीक है, उसको पता नहीं है चोर था। तो उसने कहा कि पानी पिला दे मुझे, और ये जो लोटा रखा हुआ है इसको जाकर ले जा इसको, और बाहर से पानी भरकर मेरे को लेकर आ जाना, ठीक है, और ध्यान रखना कि इसमें जो कपड़ा है उसको पानी को छान करके लाना और फिर मुझे पिलाना, ये उसने कहा परदादी ने। तो चोर ने क्या सोचा, चोर ने सोचा कि जो छानने के लिए कह रही है वो क्या कह रही है, भांग छानने के लिए कह रही है, क्योंकि चोर की कमर में भांग बंधी हुई थी, भांग थी जिससे नशा होता है। तो वो चोर ने सोचा ये भांग भी पीती है और कहती है कि भांग को छान कर लाना, ठीक है, और वो कह रही थी कि कपड़े से उसको छान लेना। तो चोर ने अपने मुंह पर कपड़ा बांध रखा था, तो चोर ने सोचा इसको तो पता है कि मैंने मुंह पर कपड़ा बांध रखा है, ठीक है ना, तो इसलिए चोर डर गया, ठीक है। उस परदादी ने तो क्या कहा था कि इस पानी को छानकर भरना, कपड़े से छानकर भरना, ठीक है। तो चोर ने क्या समझा कि ये कपड़ा जो मेरे मुंह पर बंधा हुआ है उसके लिए कह रही है, ठीक है, उस कपड़े से तुम भांग को छान कर लाना। तो वो डर गया। क्यों डर गया? क्योंकि उसे पता था कि ये वही बुढ़िया है, वही औरत है, वही परदादी है जिसका भगवान से बेतार का तार जुड़ा हुआ है, भगवान का से कनेक्शन इसका जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो उसने कहा कि जा जा जल्दी जा, मुझे टाइम नहीं है, और तू ही तो है, अब तू ही तो मुझे पानी पिलाएगा, तेरे सिवा और कौन है यहाँ पर, तू है और एक भगवान है। तो जैसे उसने भगवान का नाम लिया वो डर गया कि भगवान तो यहीं कहीं है, इसका तो वैसे ही भगवान से कनेक्शन जुड़ा हुआ है, तो शायद भगवान यहीं कहीं है। तो वो डर कर क्या हुआ कि वो पानी लेने चला गया, और जैसे ही वो वापस आया तो किसी ने देख लिया उसको कि वो चोर है, वो प्रवेश कर रहा है, तो उसको पकड़ लिया। और फिर जब वो पानी लेकर आया तो उस परदादी ने कहा कि आप मुझे बताओ कि हे चोर, अच्छा, उसने बोला कि मैं तो चोर हूँ। तो परदादी ने कहा कि कोई बात नहीं, मुझे पानी तो पिला दे। तो फिर और उसने, चोर ने खुद भी पी लिया। तो परदादी कहती है कि अब एक ही बर्तन से मैंने भी पिया है, एक ही बर्तन से तूने भी पानी पिया है, तो हम क्या हो गए, हम माँ बेटे हो गए, मैं माँ हो गई, तू बेटा हो गया, हमने एक दूसरे का जूठा पानी पी लिया है, तो इसलिए माँ बेटे हो गए। अब तू चाहे तू चोरी कर इस घर में, चाहे खेती कर बेटा, तू मेरा बेटा बन गया है, अब तेरी जैसी इच्छा, ठीक है। तो वो अब चोर क्या करने लगा, वो भी खेती करने लगा। तो इस बात से हम क्या समझ सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति को सहज भाव से अगर हम समझाना चाहें तो वो समझ सकता है, ठीक है, वो सही रास्ते पर उस व्यक्ति को लाया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस चैप्टर में हमने क्या समझा कि उस समय की लीग से हटकर चलने वाली जो कुछ महिलाएं थी उनके बारे में हमने यहाँ बात की है। पहले तो हमने लेखिका की नानी के बारे में समझा कि वो कैसे अलग प्रकार के विचारों को रखने वाली थी, फिर माताजी के बारे में हमने पढ़ा, और फिर परदादी के जीवन के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट हम बात करते हैं लेखिका की बहनों के बारे में भाग 2 में। धन्यवाद।